नमस्कार। 15 दिन, 15 किश्तें और हम कोशिश करेंगे एक ऐसे षड्यंत्र की परतें खोलने की जिसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी की हत्या की। सबसे पहले बात इसके कुछ किरदारों की, कौन कौन से लोग थे जो गांधी हत्याकांड में शामिल थे। नथुराम गोडसे का नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं। नथुराम गोडसे, मराठी में नथुराम गोडसे ही कहा जाता है, हिंदी में अंग्रेजी में धीरे धीरे नाथुराम प्रचलित हो गया है। कहानी उसकी यह है कि उसके पिता विनायक गोडसे जो थे वो जाति के तो उच्च जातीय ब्राह्मण थे, आप सब जानते हैं, लेकिन छोटी सी नौकरी करते थे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में। हो ये रहा था कि लड़कियां जो पैदा हो रही थी वो जिंदा बच जा रही थी, लेकिन लड़के जो थे वो पैदा होते ही मर जा रहे थे। और आप जानते हैं कि भारतीय परिवारों में लड़कों को कितना महत्व दिया जाता है। तो किसी ने उन्हें सुझाया, किसी तांत्रिक ने उन्हें सुझाया कि जब लड़का पैदा हो तो उसे लड़की की तरह पालो, और लड़की की तरह पालोगे तो शायद वो जिंदा बच जाएगा। संयोग से जब नथुराम पैदा हुआ तो उसको नथ पहना दी गई और एक उम्र तक उसको लड़कियों की तरह पाला गया, और वो जिंदा भी बच गया, जिंदा ही नहीं बचा, उसके बाद भी 2 बच्चे और हुए। तो नथुराम गोडसे इस तरह के परिवार से था, हाई स्कूल में फेल हो गया था, पढ़ नहीं पाया था। और उसके पिता का जब रतनगिरी ट्रांसफर हुआ तो वो उनके साथ रतनगिरी गया था। रतनगिरी में ही सावरकर से उसकी मुलाकात हुई थी। सावरकर ने उसको अपने सेक्रेटरी के तौर पर रखा था। आप जानते हैं, माफी मांग के रिहा होने के बाद अंग्रेजों ने रतनगिरी में नजर बंद करके रखा हुआ था सावरकर को। वहीं पे मुलाकात हुई गोडसे की उनके साथ, और उसके बाद गोडसे उनके प्रभाव में आ गया और उनके साथ काम करने लगा। दूसरा, आपटे, नारायण आपटे के बारे में आप लोग जानते हैं। नारायण आपटे जो था वो एक बेहद पढ़े लिखे परिवार से था। उसके जो बाबा थे वो तिलक वगैरह के साथी थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में थे, वामन शिवराम आपटे। अगर आप उनकी किताब, जो उनका जो शब्दकोश है, मराठी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोश, वो शब्दकोश आज भी पढ़ा जाता है। तीसरा पार्ट था इसका मदनलाल पाहवा। मदनलाल पाहवा कौन था? मदनलाल कश्मीरी लाल पाहवा जो है वो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आया था। इसके अलावा विष्णु करकरे था। विष्णु करकरे के बारे में कहते हैं कि अनाथालय में उसका बचपन गुजरा, फिर अहमदनगर में उसने छोटा सा एक ये जो पकौड़ी वगैरह इस तरह का बेचना शुरू किया, पूड़ी वगैरह बेचना शुरू किया, और वहां से उसने जो है थोड़े पैसे कमाए और बाद में थोड़ी सी इज्जत भी कमाई, और फिर उसने अपना एक छोटा सा होटल जैसा खोल दिया था। इसके अलावा दिगंबर भड़गे था। दिगंबर भड़गे कौन था? दिगंबर भड़गे अवैध शस्त्रों का व्यापारी था। दिगंबर भड़गे का जो नौकर था शंकर किस्तैया, उस बेचारे को तो इस पूरा तमाशा था, वो पूरा षड्यंत्र था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन चूंकि मालिक शामिल था तो वो भी शामिल हो गया था। और आखिरी जो किरदार था वो था गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे आप जानते हैं कि नाथुराम गोडसे का छोटा भाई था। कहा जाता है कि नाथुराम गोडसे की बिल्कुल ये इच्छा नहीं थी कि गोपाल गोडसे को इस षड्यंत्र में शामिल करें। लेकिन हुआ यह था कि गोपाल गोडसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में जब वो शामिल हुआ था तो वहां से जो रिवॉल्वर उसको मिली थी, नाथुराम गोडसे ने उससे कहा कि इस रिवॉल्वर को वापस मत करो, तो वो ले जाकर जो पुश्तैनी गांव था वहां उसने जमीन के नीचे छुपा दी थी। अब आप देखिए कि हथियार को लेकर ये तैयारी काफी पहले से थी। घटना कुछ यूं घटी कि 13 जनवरी को नाथुराम गोडसे ने, उसकी 2 पॉलिसीज थी, एक 2000 रुपए की और एक 3000 रुपए की। उसमें से एक पॉलिसी उसने आपटे की पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दी, नामिनी बनाया उसको, और दूसरी पॉलिसी में गोपाल गोडसे की वाइफ को उसने नामिनी बनाया। अब सवाल यह उठता है कि अगर गोपाल गोडसे शुरू से उसमें शामिल नहीं था तो 13 तारीख को जब अभी नाथुराम गोडसे और गोपाल गोडसे की मुलाकात भी नहीं हुई थी, कैसे नॉमिनेशन चेंज किया गया और उसमें गोपाल गोडसे की पत्नी को शामिल किया गया? सवाल यह भी है कि नाथुराम गोडसे, जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो 1946 में क्यों लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहा था?
देखिए, आज के टाइम में लाइफ इंश्योरेंस सारे लोग खरीदते हैं। उस समय इतनी कॉमन चीज नहीं थी, जो पैसे वाले लोग होते थे वही खरीदते थे। तो 1946 में वो नाथूराम गोडसे, जो अपने अखबार को चलाने के लिए परेशान था, यहां वहां से पैसों का इंतजाम कर रहा था, जिसके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे, उसने दो लाइफ इंश्योरेंस, और उस जमाने में 2000 और 4000 का लाइफ इंश्योरेंस छोटा नहीं था, आज के लाखों के बराबर है। तो ऐसा लाइफ इंश्योरेंस कैसे और क्यों लिया था? एक इशारा यह होता है कि इसका मतलब यह था कि पहले से इस तरह की प्लानिंग चल रही थी। और अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, उसने गांधी को क्यों मारा, अब तो वो हिंदी के साथ साथ पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, तो आप पाएंगे कि इन हमलों से पहले भी गांधी के ऊपर कई हमले हुए थे, और उन हमलों में भी नाथूराम गोडसे के होने की बात खास तौर पर कपूर कमीशन के जांच के दौरान आई है। तो मेरा पहला टेक यह है कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि 12 जनवरी को गांधी के अनशन पर बैठने के फैसले को लेकर यह सारी योजना बनाई गई थी। यह योजना लंबे समय से बन रही थी और इसमें गोपाल गोडसे कहीं ना कहीं शामिल था। पहले से नाथूराम को यह पता था कि गोपाल गोडसे शामिल होगा, इसीलिए उसके रिवॉल्वर छुपाकर रखवा दी गई थी। और इसीलिए योजना जब फाइनल होती है तो गोपाल गोडसे और आप्टे दोनों की पत्नियों के नाम नॉमिनी के तौर पर शामिल किए जाते हैं, क्योंकि उसको शक था या वो जानता था कि गांधी की अगर हत्या होती है तो इन लोगों को लंबा कारावास हो सकता है, फांसी हो सकती है, और उसके बाद मुश्किल होगी परिवार चलाने में उनकी पत्नियों को। तो ये जीवन बीमा की जो रकम है वो उनकी पत्नियां जो है उससे अपना जीवन चला सकती हैं। तो ये योजना बनी। 14 तारीख की शाम को नाथूराम गोडसे गोपाल गोडसे के घर जाता है और गोपाल से कहता है वो अपना हथियार लेके आओ। गोपाल इस षड्यंत्र में शामिल होने की बात करता है। उसके पहले दिगंबर भड़गे से कहकर 2 पिस्तौलों का इंतजाम किया गया था, और इन सब पिस्तौलों वगैरह का खर्चा एक दीक्षित महाराज थे, उनसे वसूल करने की कोशिश चल रही थी। लेकिन दीक्षित महाराज पहले ही काफी पैसा दे चुके थे और उस पैसे का कोई उपयोग नहीं हुआ था। उस पैसे से उनकी गाड़ी से और उनके पैसों से, जो खासतौर पे आपटे था, वो अपनी प्रेमिका के साथ घूमना फिरना और बाकी सारे खर्चे कर रहा था। इसलिए दीक्षित महाराज इस बार तैयार नहीं हुए। क्या हुआ 15 जनवरी को? उस दिन एक बड़ी मजेदार घटना हुआ यह था कि भटके ने हथियारों का इंतजाम कर लिया था और इन लोगों ने कहा था कि इसका जो पेमेंट किया जाएगा वो बंबई में हिंदू महासभा का जो दफ्तर है उसमें पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि प्लान इन लोगों का ये था कि बंबई में या तो दीक्षित महाराज से या किसी और से पैसों का इंतजाम करके पेमेंट करवा दिया जाएगा। तो दक्कन एक्सप्रेस में आप देखते हैं कि एक तरफ किश्तैया और उसके मालिक दिगंबर भड़गे जो हैं वो थर्ड जो क्लास उस जमाने में हुआ करती थी, थर्ड क्लास की कोच में बैठते हैं, और ये दोनों जो हैं जो मुख्य नायक हैं इस पूरे षड्यंत्र के, आपटे और गोडसे, ये दोनों फर्स्ट क्लास के कोच में बैठते हैं। उसी कोच में उस जमाने की एक मशहूर मराठी अभिनेत्री थी जिनको बिंबा के नाम से जाना जाता था, वो भी आकर बैठती हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप पूरा ये किस्सा सुनेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ में ये चीज आएगी। आपटे था एक नंबर का दिलफेंक आदमी, तो जब उसको हीरोइन दिखी शांता कुमारी जी और यानी बिंबा, तो वो उनसे बात करने लगा। बात करते करते मालूम चला उसे कि दादर में सावरकर के घर जहां उनको जाना है, शिवाजी पार्क के पास सावरकर का घर था जिसको सावरकर सदन कहते थे, तो सावरकर सदन जहां उसको जाना है उसके ठीक बगल में बिंबा का भी घर है। तो बिंबा ने यह प्रपोजल दिया कि भाई मेरा भाई मुझे पिक करने आने वाला है, तो अगर मेरा भाई आता है पिक करने, अब उस जमाने में मोबाइल वगैरह तो था नहीं तो आगे पीछे हो जाता होगा, तो उसने कहा कि अगर मेरा भाई आता है पिक करने के लिए तो आप लोग मेरे साथ गाड़ी से चल चलिए, और अगर मेरा भाई पिक करने नहीं आता है तो हम तीनों पैदल चल चलेंगे। ये लोग तैयार हो गए और वहां दादर में उतरने के बाद उसका भाई कार लेकर जब आया उसको रिसीव करने, तो ये लोग भी उसी कार में सवार हो गए। उस कार से सवार होकर ये लोग जो है सावरकर सदन तक पहुंचे। बिंबा ने ये बात अपनी गवाही में कही थी। आगे हम और बात करेंगे कि कैसे वो गवाही क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या असर हुआ। तो ये लोग जो हैं गाड़ी से पहुंचे और किश्तैया और उसका मालिक दिगंबर भड़गे जो हैं
जिनके पास हथियार था, एक झोला, उसने साधु का वेश बनाया हुआ था और एक झोला रखा हुआ था, जिस झोले में हथगोले और बाकी सारी चीजें थी, ये सब लेकर वहां से पहुंचे सावरकर सदन। अब अपने बयानात में ये लोग क्या कहते हैं? अपने बयानात में ये लोग कहते हैं कि हम सावरकर सदन नहीं गए थे, बिम्बा ने वहां हमें छोड़ा लेकिन हम सावरकर सदन नहीं गए थे। लेकिन फिर ये हम देखते हैं कि ये लोग जब हिंदू महासभा के दफ्तर पहुंचे, जो सावरकर सदन से या बिम्बा ने जहां छोड़ा था वहां से 10 मिनट की दूरी में था, उससे पहले ही दिगंबर भड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया हिंदू महासभा के दफ्तर में पहुंच चुके थे। अब आप सोचिए, एक ही ट्रेन से दोनों लोग उतरे, ये लोग गाड़ी से आए उसके पास तक और शंकर किस्तैया और दिगंबर भड़गे पैदल आए। अगर ये लोग सावरकर सदन नहीं गए होते और वहां पर नहीं रुके होते तो हर हाल में इन लोगों को हिंदू महासभा का दफ्तर पहले पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन पहले कौन पहुंचा? पहले पहुंचे दिगंबर भड़गे और शंकर किस्तैया, और उसके भी आधे घंटे बाद पहुंचे गोडसे और आप्टे। इसका मतलब साफ था कि वो रास्ते में कहीं रुके थे और बिम्बा का कहना था कि ये लोग सावरकर सदन गए थे। बाद में आप जानते हैं कि गवाही हुई और गवाही में मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये बात सही साबित हुई कि ये लोग 16 जनवरी को ये लोग 15 जनवरी की रात को ये लोग सावरकर सदन में गए थे। 16 जनवरी को क्या हुआ? शाम को जो वीडियो आएगा उसमें मैं 16 जनवरी की रात की बात बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज से लेके 30 जनवरी तक लगातार 15 या 16 किस्तें, जितने में भी मैं पूरा कर सकूं, रोज क्या हुआ था इसकी जानकारी, यानी 16 तारीख को, 16 जनवरी को 1948 में जो हुआ था, आज शाम आप देख पाएंगे, आज शाम आप सुन पाएंगे कि 16 जनवरी को 1948 में गोडसे ने क्या किया था, आप्टे ने क्या किया था, सावरकर ने क्या किया था और इधर गांधी क्या कर रहे थे। जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।